नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान के प्रमुख जनपद और राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास के स्रोतों में हम अभिलेख, प्रशस्तियाँ और जो प्रमुख सिक्के हैं उनके बारे में, राजस्थान की प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? योद्धे नामक जो गणतंत्रीय कबीला है यह राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर था। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। उत्तरी भाग के अंदर यह गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ भाग है वह इसके अंदर आता था। बीकानेर का जो कुछ भाग है वह इसके अंदर आता था। तो योद्धे नामक जो गणतंत्रीय कबीला है यह राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जो हैं इन जिलों के अंदर स्थित था। योद्धे नामक जो गणतंत्रीय कबीला है इसके द्वारा उत्तरी राजस्थान के अंदर जो कुषाण हैं इनको पराजित किया इन्होंने। कुषाण की जो शक्ति है उसको पूर्णतः नष्ट करने का कार्य है वह योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले द्वारा किया गया था। उसके बाद जो योद्धे हैं यह गुप्त साम्राज्य है इसके अधीन हो जाते हैं। कालांतर में ये गुप्त साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं और इनके जो पतन की चर्चा है वह मिलती है कौन से ग्रंथ में? वरहत संहिता ग्रंथ के अंदर इनके पतन की चर्चा है वह मिलती है। वरहत संहिता ग्रंथ के अंदर इनके पतन की चर्चा है वह मिलती है। तो योद्धे में आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखते हैं? योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीला राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर था। योद्धे हैं, इन्होंने उत्तरी राजस्थान के अंदर कुषाण शक्ति है इसको पूर्णतः नष्ट करने में ये सफल रहे थे। कालांतर में ये बाद में गुप्त जो साम्राज्य है इसके अधीन हो जाते हैं और इनके पतन की जो चर्चा है यह वरहत संहिता नामक ग्रंथ के अंदर हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो अभी अभी हमने पढ़ा जो योद्धे जनपद है यह कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने के अंदर सफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के हैं वह प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं मालव जाति के। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। मालव जो है यह मालव जाति जो है यह मूलतः पंजाब की जाति थी। मूलतः यह पंजाब की जाति थी। उसके बाद जब यूनानी आक्रमण होता है तो यह जयपुर के निकट एक स्थान है बागरछल। जयपुर के निकट एक स्थान है बागरछल, वहां पर यह जाति है वह भाग कर आ जाती है। बागरछल जयपुर है, यहाँ पर यह भाग कर आ जाते हैं। उसके बाद जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो यह नगर टोंक चले जाते हैं। नगर टोंक चले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। राजस्थान में कौन सी गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव जनजाति के। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता था। चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो जनपद था उसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यूनानी आक्रमण के समय एक तो मालव और एक सीवी जो जाति है यह पंजाब से भागकर राजस्थान आ जाती है। मालव जो है यह जयपुर के निकट बागरछल है, यहाँ पर शरण लेते हैं। उसके बाद जब सिकंदर आक्रमण करता है तो यह भागकर नगर टोंक आ जाते हैं। सीवी जाति भी है, यह यूनानी आक्रमण के समय पंजाब से भागकर चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाती है। तो यह जो सीवी जनपद है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर और उदयपुर के अंदर था। चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के अंदर है यह सीवी जनपद था। सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी क्या है? सीवी जनपद की राजधानी है वह नगरी या मध्यमिका है, यह सीवी जनपद की राजधानी थी। नगरी या जो मध्यमिका है इसके ऊपर 150 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक थे मिनेंडर, इन्होंने इस पर अधिकार है वह किया था। यूनानी शासक मिनेंडर हैं, इन्होंने भी इस पर अधिकार है वह किया था।
तो सीवी जनपद है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर स्थित था। इसकी राजधानी तो थी नगरी। नगरी को हम मध्यमिका के नाम से भी जानते हैं। 150 ईसा पूर्व इस पर मिनेंडर है, इसने अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो सीवी हैं इनके ऊपर मौर्य हैं वे अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद मौर्य अधिकार कर लेते हैं। और अब हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि 734 ईस्वी के अंदर एक था मान मौर्य, जिसको हराकर बप्पा रावल है वह, गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल है वह, उस पर अधिकार है वह कर लेते हैं यहाँ पर सीवी के ऊपर। तो सीवी है यह चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर स्थित थी। अगला क्वेश्चन है सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। सीवी जनपद जो है इसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम सिक्के जो हैं इन पर मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी, जिसको मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता था। मध्यमिका के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। कौन सा नगर था जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित था। तो ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, मध्यमिका नगरी। अगला क्वेश्चन है निम्न नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये जो नगरी है या मध्यमिका है, यहां से नहर के अवशेष भी मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था। मालवा जो हैं यह पंजाब से भागकर आ जाते हैं जयपुर के बागरछल के निकट। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। उसके बाद ये आते हैं नगर टोंक। नगर टोंक है, यहां पर मालवा जो जाती है यह आ जाती है। मालवा जो है इन्होंने मालवा नगर है इसको बसाया था और मालवा नगर को इन्होंने अपनी राजधानी है वह बनाया था। मालवा नगर है यह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में इसको करकोट नगर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसको करकोट नगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवों के। मालवा मूलतः पंजाब के थे। यूनानी आक्रमण के बाद ये बागरछल जयपुर के निकट आते हैं। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के समय नगर टोंक आ जाते हैं। नगर टोंक के अंदर ही इन्होंने मालवा नगर बसाया और वहां पर मालवा नगर को राजधानी बनाया। मालवा नगर को वर्तमान में करकोट नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के अंदर जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि भारत के अंदर 16 जनपद थे। 16 जनपदों में से 3 जो जनपद हैं उसके कुछ क्षेत्र हैं वह राजस्थान के अंदर भी स्थित थे। कौन कौन से महाजनपद थे। एक तो मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद है यह राजस्थान के अंदर था। सूरसेन और एक था कुरु महाजनपद। ये 3 महाजनपद हैं यह राजस्थान के अंदर स्थित थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अंग, मत्स्य, अवंती, चेदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। मत्स्य जो जनपद है इसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहां से मिलता है। ऋग्वेद जो है यहां से इसका उल्लेख है वह मिलता है। मत्स्य जनपद राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर था। तो हम नए जिलों के अनुसार बात करें तो जयपुर के अंदर था, कोटपुतली बहरोड के अंदर, कोटपुतली बहरोड जो है इसके अंदर, खेरथल तिजारा के अंदर, करौली, डिग और भरतपुर, इन जिलों के अंदर मत्स्य जनपद है वह राजस्थान के अंदर स्थित था। मत्स्य जो है इनकी राजधानी कौन सी थी। इनकी राजधानी है वह थी विराटनगर। इनकी जो राजधानी है वह विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के अंदर बैराट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य जो है इनका सर्वप्रथम उल्लेख है यह ऋग्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी है वह विराटनगर थी, जिसको वर्तमान में हम बैराट के नाम से जानते हैं, विराटनगर। अगला क्वेश्चन है सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी। सूरसेन जो है यह एक महाजनपद था। यह राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर सूरसेन जनपद जो है यह फैला हुआ था। तो राजस्थान के अंदर यह डिग, भरतपुर, धौलपुर,
करौली और पूर्वी अलवर के अंदर यह फैला हुआ था। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी है वह मथुरा थी। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। एक राजस्थान के अंदर था कुरु जनपद। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु जनपद की राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान दिल्ली जो है यह कुरु जनपद की राजधानी है वह थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। राजस्थान के डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और पूर्वी अलवर जिलों के अंदर यह राजस्थान में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन जो महाजनपद था उसमें राजस्थान का कौन कौन सा भाग सम्मिलित था? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनाइन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से थे? अर्जुनाइन जो जनपद है यह राजस्थान के अलवर और भरतपुर प्रांत के अंदर स्थित था। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। दो और जनपद मैं आपको बताता हूं। एक तो है राजन्य जनपद। राजन्य जनपद है यह राजस्थान के किस जिले के अंदर था? तो राजन्य जो जनपद है यह राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित था। एक है साल्व जनपद। साल्व जनपद है यह कहां पर स्थित था? तो साल्व जनपद है यह राजस्थान के अलवर जिले के अंदर स्थित था। अर्जुनाइन जनपद है यह अलवर भरतपुर प्रांत के अंदर स्थित था। अर्जुनाइन जो है, अर्जुनाइन यह राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो अर्जुनाइन प्लस मालव, अर्जुनाइन और जो मालव हैं इन्होंने दोनों ने मिलकर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको असफल किया था। विदेशी आक्रमणकारी हैं इनको अर्जुनाइन हैं, इन्होंने मालवों के साथ मिलकर सफल किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर जो है प्राचीन काल में अंदर इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो बीकानेर, जोधपुर जो है ये दोनों क्षेत्र हैं यह जांगल प्रदेश के अंदर आते थे। इनकी राजधानी है वह अही छतरपुर थी। अही छतरपुर है वह इनकी राजधानी थी। अही छतरपुर वर्तमान में नागौर को कहते हैं। अही छतरपुर है यह इनकी राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था? ढूंढाड़ जो है यह प्राचीन नाम था जयपुर का। यह तो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। आश्रम पट्टन किसको कहते थे? बूंदी में स्थित है केशोराय पाटन जो स्थान है इसको आश्रम पट्टन के नाम से जाना जाता था। और इसके उपनाम क्या क्या हैं? इसको रंतिदेव पट्टन के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जम्बुखरण। यहां पर रीछों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जम्बुखरण के नाम से भी जाना जाता था। तो आश्रम पट्टन, रंतिदेव पट्टन और जम्बुखरण है वह केशोराय पाटन को इन तीनों नामों से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री है वह गलताजी को कहते हैं। जयपुर के अंदर जो स्थान है गलताजी इसको कहा जाता है। गलताजी है। इसके और उपनामों की बात करें तो इसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। मंकी वैली के उपनाम से जाना जाता है। जयपुर का बनारस भी इसको कहा जाता है। जयपुर का बनारस भी कहते हैं। तो उत्तर तोताद्री, मंकी वैली और जयपुर का बनारस है वह गलता स्थान को जाना जाता है इन उपनामों से। अगला क्वेश्चन है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम था? शरणवाही जो है यह नाम था सिरोही का। प्राचीन नाम है वह शरणवाही था। कर्नल टोड जो है यह सिरोही का पुराना नाम बताते हैं शिवपुरी। तो आपको याद रखना है शिवपुरी और शरणवाही ये दोनों ही हैं सिरोही के प्राचीन नाम थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले सुमेलित नहीं है? अर्बुद प्रदेश सिरोही सही है। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर यह भी सही है। स्पादलक्स अजमेर नागौर यह भी सही है। वागड़ सीकर झुंझुनू यह असत्य है। वागड़ जो है यह जाना जाता था डूंगरपुर प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। एक आपको याद रखना है बांगड़ के नाम से शेखावाटी और नागौर का जो कुछ भाग है शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर और चूरू
बांगड़, और एक नागौर का कुछ भाग है, यह बांगड़ के नाम से जाना जाता था। नागौर का कुछ भाग है यह, और शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू, सीकर ये बांगड़ के नाम से, और वागड़ के नाम से कौन जाना जाता था? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? अही छतरपुर जो है अभी हमने पढ़ा कि यह जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छतरपुर, तो यह नागौर जिले का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? बरसावाड़ा किसको जाना जाता था? कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनके द्वारा अजमेर के अंदर एक किला बनाया गया था, टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का किला, टोडगढ़ का जो किला है इसका प्राचीन नाम जो है यह था बोरासवाड़ा या बरसावाड़ा। बोरासवाड़ा या बरसावाड़ा है वह इसका प्राचीन नाम था। जो यह क्षेत्र है यह राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अब हम राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं इनके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, जिसमें हम शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख जो प्रशस्तियां हैं, प्रशस्ति हैं और सिक्के, कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते थे, जो एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करने वाला जो अभिलेख है वह है गोशुंडी अभिलेख। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। EORO एग्जाम में पूछा गया है 2023 में क्वेश्चन। गोशुंडी जो अभिलेख है यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर गोशुंडी अभिलेख है वह प्राप्त हुआ है। इसका जो समय है यह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। इसकी भाषा है, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो भाषा है वह है संस्कृत। यह अभिलेख है यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी जो लिपि है यह है ब्राह्मी लिपि। इसकी जो लिपि है यह है ब्राह्मी लिपि के अंदर और संस्कृत भाषा के अंदर यह लिखा गया है। चित्तौड़गढ़ के अंदर यह प्राप्त हुआ है और यह भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि है वह करता है। इस अभिलेख को सर्वप्रथम DR भंडारकर हैं इनके द्वारा पढ़ा गया था। DR भंडारकर जो हैं इनके द्वारा सर्वप्रथम इस अभिलेख को पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा, गोशुंडी अभिलेख। गोशुंडी जो अभिलेख है यह संस्कृत भाषा के अंदर और ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया है। तो संस्कृत का जो प्राचीनतम अभिलेख है यह गोशुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, गोशुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? गोशुंडी का जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि के अंदर है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा का लेखन और महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं उनके बारे में वर्णन है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है, इसमें इसका वर्णन है वह मिलता है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसके जो रचयिता हैं उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कवि अत्रि जो हैं, कवि अत्रि हैं, इनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। कवि अत्रि जो हैं इन्होंने इसकी रचना को प्रारंभ किया था। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र हैं महेश भट्ट हैं, इनके द्वारा इसे पूर्ण है वह किया गया था। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसके रचयिता हैं वह कवि अत्रि और महेश थे। यह महाराणा कुंभा के लेखन के बारे में जानकारी देती है और महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं उनके बारे में यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह बताती है। अगला क्वेश्चन है, चिरुआ शिलालेख के बारे में सही है? ऑप्शन दे रखे हैं, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह कथन सत्य है। चिरुआ का जो शिलालेख है यह राजस्थान के उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं, यह कथन भी सत्य है। इसके शिल्पी हैं वह देलन हैं, यह कथन भी सत्य है।
अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत जो हैं इनका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। चिरवा का जो शिलालेख है इसके अंदर मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं उसका वर्णन है वह मिलता है। मेवाड़ के गुहिल जो शासक हैं इनका वर्णन है वह मिलता है। इसमें गुहिल शासकों में भी जेतर सिंह हैं, तेज सिंह हैं और समर सिंह हैं। तेज सिंह हैं और समर सिंह हैं जो हैं इनकी उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है वह चिरवा के शिलालेख के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि है यह कब हुई थी, तो मुगल मेवाड़ जो संधि है यह 5 फरवरी 1615 को होती है। मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह प्रथम और मुगल शासक थे जहांगीर। इनके मध्य मुगल मेवाड़ संधि है वह होती है। इस संधि को चित्तौड़गढ़ की संधि भी कहा जाता है। तो इस संधि की जो जानकारी है वह कौन से हमें शिलालेख के अंदर मिलती है। इस संधि की जो जानकारी है यह हमें राजसिंह प्रशस्ति के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। राजसिंह जो प्रशस्ति है यह मेवाड़ के महाराणा थे राजसिंह, इनके आदेश पर इसको राजसमंद झील जो है इसकी 9 चौकीपाल पर 25 काले जो पत्थर हैं उनमें इसे लगवाया गया था। इसकी रचना है वह किसने की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी इसके रचयिता हैं वह कौन थे, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो हैं वह इसके रचयिता थे। और मुगल मेवाड़ संधि है इसमें इसका वर्णन मिलता है। यह राजसिंह जो प्रशस्ति है यह कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो यह राजसमंद झील जो है इसकी 9 चौकीपाल पर 25 काले पत्थरों पर यह उत्कीर्ण है। और इसकी भाषा कौन सी है, तो यह संस्कृत भाषा के अंदर उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा के अंदर यह उत्कीर्ण है। इसको विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वह माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वह है राजसिंह प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वह इसको माना जाता है। तो इसमें मुगल मेवाड़ संधि है इसका वर्णन मिलता है। राजसिंह का मेवाड़ के महाराणा राजसिंह इनका वर्णन मिलता है। राजसिंह के आदेश पर इसकी रचना है वह रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा की गई और इसे राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर 25 काले पत्थरों में इसे लगवाया गया है। इसकी भाषा है वह संस्कृत है और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वह मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण है वह किस शिलालेख के अंदर बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण है वह बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख जो है यह भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। बिजोलिया शिलालेख है वह चौहान शासकों की वंशावली है इसकी जानकारी है वह देता है। बिजोलिया जो शिलालेख है इसके अनुसार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सांबर झील जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान जो है इनके द्वारा करवाया गया था। वासुदेव चौहान है इन्होंने सांबर झील का निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वासुदेव चौहान है इनके द्वारा करवाया गया था। अजयराज हैं इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। कानड़देव हैं यह जालोर के प्रतापी चौहान शासक थे। अर्णोराज हैं इन्होंने आना सागर झील का निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। बिजोलिया जो शिलालेख है यह सोमेश्वर चौहान के काल का है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें कई स्थान हैं उनके प्राचीन नाम हैं उनका उल्लेख है वह किया गया है।
तो सबसे पहले हम जाबालीपुर, जाबालीपुर जो प्राचीन नाम है यह मिलता है जालोर का। साकंबरी, साकंबरी है यह मिलता है सांबर का। श्रीमाल जो है यह प्राचीन नाम मिलता है भीनमाल का, भीनमाल का मिलता है। विंध्यवल्ली, विंध्यवल्ली या विंध्यवल्ली जो नाम है यह मिलता है बिजोलिया का, बिजोलिया का प्राचीन नाम है वह विंध्यवल्ली है वह मिलता है। मांडलगढ़ जो है इसका प्राचीन नाम मिलता है मंडलकर, मंडलकर मिलता है मांडलगढ़ का प्राचीन नाम। और दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है दिल्ली का, दिल्ली का है यह प्राचीन नाम मिलता है। तो ये प्राचीन नाम है यह इस शिलालेख से मिलते हैं। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम, साकंबरी सांबर का, श्रीमाल भीनमाल का, विंध्यवल्ली बिजोलिया का, मंडलकर मांडलगढ़ का और दिल्ली का है यह दिल्ली का। ये प्राचीन नाम है यह इस शिलालेख से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह प्रशस्ति जो है इसमें बीकानेर के शासक हैं उनका उल्लेख है वह मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। रायसिंह जो प्रशस्ति है यह 1594 ईस्वी की है, 1594 ईस्वी की है। इसका जो रचयिता थे वह थे जयता, इसके रचयिता हैं वह जयता। इसकी रचना है वह बीकानेर के शासक राय सिंह हैं, इनके द्वारा करवाई गई थी। इसके रचयिता हैं वह जयता थे। इसके अंदर जो बीकानेर का दुर्ग है उसके निर्माण का उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी है वह गटियाला अभिलेख है वह देता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। गटियाला जो अभिलेख है यह जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है और यह 861 ईस्वी का है, 861 ईस्वी का है। इसमें किस प्रतिहार शासक की विजयों का उल्लेख किया गया है? तो प्रतिहार शासक हैं ककुक, प्रतिहार शासक ककुक जो हैं इनकी विजयों का उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के अंदर लिखा गया है, संस्कृत व प्राकृत भाषाओं के अंदर यह लिखा गया है। इसके अंदर मग जाति के जो ब्राह्मण हैं, मग जाति के ब्राह्मण हैं, इनका उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी गटियाला शिलालेख में मिलता है। इसमें कौन से शासक ककुक जो हैं इनका वर्णन है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? तो ककुक जो है का वर्णन मिलता है गटियाला शिलालेख। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है? अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह असत्य है। इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है वह नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आबू के जो अभिलेख हैं इन्हें नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। यह 1230 ईस्वी का है। यह जो अभिलेख है यह 1230 ईस्वी का है। इसके लेखक कौन थे? इसके जो लेखक हैं वह शुभचंद्र, शुभचंद्र या सोमेश्वर, इनको सोमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शुभचंद्र या सोमेश्वर जो हैं वह इस अभिलेख के लेखक थे। इनकी एक पुस्तक है, उसका ग्रंथ या जो पुस्तक है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्थोत्सव। सूर्थोत्सव के लेखक कौन हैं? तो सूर्थोत्सव के लेखक हैं वह सोमेश्वर या शुभचंद्र हैं, वह इस ग्रंथ के लेखक हैं। सूर्थोत्सव। आबू का अभिलेख नेमिनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है 1230 ईस्वी की है। इसके लेखक हैं वह शुभचंद्र हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इस अभिलेख में परमार शासक जो हैं, परमार शासक हैं, उनकी जानकारी है वह मिलती है। नेमिनाथ मंदिर
नेमिनाथ मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर देलवाड़ा के अंदर, देलवाड़ा के अंदर जो नेमिनाथ मंदिर बना हुआ है, इसका जो निर्माण है वह वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा करवाया गया था। इसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है। बर्ली या बर्ली का जो अभिलेख है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है वह माना जाता है। बर्ली या बर्ली का जो अभिलेख है यह अजमेर के अंदर है। भिलोत माता मंदिर, भिलोत माता का जो मंदिर है वहां से यह अभिलेख है वह प्राप्त हुआ है। यह 443 ईसा पूर्व का है और यह सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह किस लिपि के अंदर लिखा गया है? यह ब्राह्मी लिपि के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। ब्राह्मी पांडुलिपि में यह लिखा गया है। बर्ली या बर्ली का अभिलेख है यह भिलोत माता मंदिर अजमेर से प्राप्त हुआ है। 443 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है वह इसे माना जाता है। इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, बड़ुआ ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़ुआ ग्राम जो कोटा है यहां से 3 मोखरी यूप अभिलेख हैं वह प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। ये बड़ुआ ग्राम कोटा से जो मोखरी यूप अभिलेख मिले हैं यह मोखरी वंश की जानकारी है वह देते हैं। मोखरी वंश की जानकारी है वह इनसे मिलती है। मोखरी वंश के जो शासक हैं उनका यह सबसे प्राचीन और पहला अभिलेख था और यह वर्तमान के अंदर 12 जिले के अंदर स्थित है। वर्तमान में यह बड़ुआ ग्राम 12 के अंदर यह अभिलेख है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है यह राजसमंद के अंदर है और यह 1460 ईस्वी की है। इसके जो प्रशस्तिकार हैं वह थे कवि महेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। यह कौन सी भाषा के अंदर है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है यह संस्कृत भाषा के अंदर है। इसकी लिपि है वह है देवनागरी। इसकी जो लिपि है वह देवनागरी लिपि मिलती है। इसके अंदर जो उस समय का जो मेवाड़ है उसकी भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति है जो उनका वर्णन है वह इसके अंदर किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बप्पा रावल जो हैं मेवाड़ के शासक थे, बप्पा रावल, इस प्रशस्ति के अंदर इनको विप्रवंशीय या ब्राह्मण है वह बताया गया है। विप्रवंशीय या ब्राह्मण है वह बताया गया है बप्पा रावल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी के लेखक कौन है? एकलिंग जो शिलालेख है यह 1488 ईस्वी का है। इसके लेखक हैं वह कौन है? तो इसके लेखक हैं वह हैं महेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। एकलिंग जो शिलालेख है इसके अंदर बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन है वह इसके अंदर किया गया है। संन्यास लेने का वर्णन है वह इसके अंदर किया गया है। बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन है वह एकलिंग शिलालेख में। बप्पा रावल को विप्रवंशीय या ब्राह्मण बताया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में क्या क्या मिलता है? महाराणा जो कुंभा हैं इनके लेखन कार्य और इनकी जो उपाधियां हैं, दान गुरु, हाल गुरु, ये उपाधियां थी इनका वर्णन है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। एकलिंग शिलालेख के अंदर बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन मिलता है और यह महेश्वर द्वारा इसकी रचना है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। प्राचीन राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य एक हमने पहले भी पढ़ा था, गोशुंडी अभिलेख है, वह भी वैष्णव संप्रदाय या जो भागवत संप्रदाय है उसके बारे में बताता है। और एक अभिलेख और है बरनाला का अभिलेख जो 278 ईस्वी का है
और यह राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर स्थित है। यह भी राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का साक्ष्य है वह देता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भरते हुआ कहा गया है? तो प्रतिहारों का जो उद्भव है वह लक्ष्मण से हुआ था। इसका उल्लेख है वह किस अभिलेख के अंदर हमें मिलता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं दौलतपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, गटियाला अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ग्वालियर जो अभिलेख है इसके अंदर जो प्रतिहार हैं इनका उद्भव है वह लक्ष्मण से हुआ है, इसका उल्लेख है वह किया गया है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है वह किसकी देन है? ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति जो है यह प्रतिहार शासक मिहिर भोज की देन है। मिहिर भोज हैं, इनके द्वारा इसकी रचना है वह करवाई गई थी। इसके लेखक कौन थे? ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसके लेखक हैं वह थे बालादित्य। और यह कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा के अंदर ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख है वह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों के जो इतिहास की जानकारी है वह मंडोर शिलालेख देता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। मंडोर शिलालेख है यह जोधपुर से प्राप्त हुआ है और यह प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। विष्णु व शिव पूजा की जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। शिव पूजा की जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबागें का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? प्राचीन काल के अंदर किसानों से वसूल की जाने वाले जो कर थे उसका उल्लेख, लागबाग या कर हैं उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वह मिलता है चिकली ताम्रपत्र 1483 के जो अभिलेख हैं उसमें इसका उल्लेख है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? हाड़ी रानी कर्मावती है, जब इन्होंने जौहर किया था तो उस समय इन्होंने भूमि अनुदान की थी। इसकी जानकारी है वह पूर्व के ताम्रपत्र जो हैं 1535 ईस्वी के हैं, इनसे यह जानकारी है वह मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। ऑप्शन दे रखे हैं धुलेव से, सिंगोली से, पदराड़ा से, माछा से। तो पदराड़ा से ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख जो है यह हरसनाथ प्रशस्ति या हरस पर्वत शिलालेख है, इससे मिलता है। हरस पर्वत जो शिलालेख है इससे हमें हरसनाथ मंदिर का निर्माण है वह अल्लट ने करवाया था। हरसनाथ मंदिर का जो निर्माण है वह अल्लट द्वारा करवाया गया था, इसका वर्णन भी मिलता है। हरस पर्वत शिलालेख या हरसनाथ जो प्रशस्ति है यह कौन से शासक के समय की है? तो यह चौहान शासक है विग्रहराज। चौहान शासक विग्रहराज जो हैं उनके समय का यह शिलालेख है, विग्रहराज। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम। अधोलिखित अभिलेख हैं इनका सही कालक्रम है वह चुनना है। बिजोलिया शिलालेख या बिजोलिया जो अभिलेख है यह 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है। नेमिनाथ अभिलेख जो है यह 1230 ईस्वी का है। गोशुंडी अभिलेख जो है यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। बुचकला अभिलेख है यह 815 ईस्वी का है और यह जोधपुर से प्राप्त हुआ है। जोधपुर से प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद 4, 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी का जो शिलालेख है यह कहां से प्राप्त हुआ है?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर यह मानसरोवर झील जो है, यहाँ से मानमोरी का अभिलेख है वह प्राप्त हुआ था कर्नल टोड को। कर्नल टोड हैं, इन्होंने मानमोरी अभिलेख है इसकी खोज है वह की थी। उसके बाद जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो यह इस अभिलेख को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। इसके अंदर मानमोरी जो शिलालेख है, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वह चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था, इसका उल्लेख मिलता है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण है वह चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था, इसका उल्लेख है इसके अंदर मिलता है। इस अभिलेख के जो रचयिता हैं वह थे पुष्य, नागभट्ट के पुत्र पुष्य जो हैं वह इसके रचयिता थे। इसके उत्कीर्ण जो करता है वह थे शिवादित्य हैं, वह इसके उत्कीर्ण करता थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है यह मानमौर्य अभिलेख के अनुसार किसके द्वारा करवाया गया था, तो चित्रांगद मौर्य हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। यह मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के किनारे कर्नल जेम्स टोड को मिला था और बाद में इंग्लैंड जाते समय इसको समुद्र में इन्होंने फेंक दिया था। इसके रचयिता हैं वह पुष्य थे और उत्कीर्ण करता है वह शिवादित्य थे। अगला क्वेश्चन है, रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की जो छतरी अभिलेख है यह 1294 ईस्वी का है, 1294 ईस्वी का है और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से यह प्राप्त हुआ है। रशिया की छतरी जो अभिलेख है 1294 ईस्वी का है और चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर जो वर्णन किया गया है वह मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक है, मेवाड़ के गुहिल शासक हैं, उनका वर्णन है इसमें किया गया है। गुहिल शासकों में भी बप्पा रावल से लेकर नरवर्मा तक का वर्णन है वह इसके अंदर मिलता है। नरवर्मा तक का जो वर्णन है वह इसके अंदर मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, नरवर्मा गुहिल। अगला क्वेश्चन है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। नाथ जो प्रशस्ति है यह राजस्थान की मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। नाथ जो प्रशस्ति है यह लकुलिस मंदिर उदयपुर जो है यहाँ पर यह लगी हुई है, उदयपुर के अंदर लगी हुई है और यह मेवाड़ रियासत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है। अपराजित के जो शिलालेख हैं यह मिलते हैं कुंडेश्वर मंदिर नागदा गांव उदयपुर है, यहाँ से अपराजित के शिलालेख हैं वह प्राप्त होते हैं। इसके अंदर मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं, मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित जो हैं इनका वर्णन है इसके अंदर किया गया है। इसके लेखक हैं वह हैं दामोदर, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। नाद की जो शिव प्रतिमा है यह राजस्थान के अजमेर जिले से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दस्त कोमवार के विषय में निम्नांकित में से कौन से तथ्य सही हैं। दस्त जो कोमवार है यह जयपुर राज्य के जो अभिलेख हैं उसकी एक श्रृंखला है और यह 32 खंडों के अंदर उपलब्ध है। दस्त कोमवार है यह जयपुर जो राज्य है इसके अभिलेखों की एक श्रृंखला है, तो यह जयपुर राज्य से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जिन्हें पद एवं इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण है। यह कथन सत्य है। दस्त कोमवार के अंदर जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जब पद एवं इनाम प्राप्त हुए उनका विवरण मिलता है। इसमें जयपुर राज्य की आय व भेंट उपहार का विवरण मिलता है, यह कथन भी सत्य है। अगला है, विभिन्न मोहल्लों में जो वस्तुएं मिलती थी उनका ब्यौरा है, यह कथन असत्य है।
इसका वर्णन इसमें नहीं मिलता है। यह 32 जिल्दों में सुरक्षित है। यह कथन भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। दस्त कोमवार जो है यह जयपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? हकीकत जो बही है यह जोधपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। हकीकत बही जो है इसके अंदर जो जोधपुर के राजाएं हैं उनकी दिनचर्या, उनकी यात्राएं आदि का उल्लेख है वह इसके अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बेड़वास गांव की प्रशस्ति जो है यह मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इसकी भाषा जो है बेड़वास गांव की जो प्रशस्ति है इसकी जो भाषा है यह मेवाड़ी भाषा है और यह नागरी लिपि के अंदर लिखी गई है। नागरी लिपि के अंदर लिखी गई है और महाराजा राज सिंह प्रथम के समय की है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। ऑप्शन दे रखे हैं नंदसा यूप शिलालेख से, कणसवा के शिवालय के शिलालेख से, नासिक अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। कणसवा का जो लेख है यह कोटा जिले के अंदर है। इसमें मौर्य जो शासक है इनकी जानकारी है वह मिलती है। मौर्य शासक था धवल। मौर्य शासक धवल जो है इसकी जानकारी है वह कणसवा लेख के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन है उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। हूण आगमन को कौन से सिक्के दर्शाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इंडो ससेनियन, स्वरूप शाही, झाड़ शाही, आहत सिक्के। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इंडो ससेनियन है यह सिक्के हैं वह राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। ये सिक्के जो हैं यह सर्वाधिक सिक्के जो हैं यह राजस्थान के काशिंद्रा गांव सिरोही से ये सिक्के हैं वह सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। काशिंद्रा गांव सिरोही से ये सर्वाधिक सिक्के हैं वह प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इकतीसंदा जो रुपया है वह कौन सी टकसाल से बनता था? तो वह कुचामन टकसाल से बनता था। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। यह जो इकतीसंदा रुपया है इसको बोपुसाई या बोरसी भी कहते थे। बोपुसाई या बोरसी सिक्का भी इसको कहा जाता था। इकतीसंदा जो रुपया है इसको बोपुसाई या बोरसी सिक्का भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है लिलुलिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिलुलिया या लल्लू शाही सिक्के हैं इनका निर्माण है वह सोजत। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सोजत पाली है यहां पर इन सिक्कों का निर्माण है वह होता था। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? एक तरफ मुद्राएं और रियासत दे रखी है उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सबसे पहले दे रखा है अक्खे शाही सिक्का जैसलमेर, यह सही है। अक्खे शाही जो सिक्का है, अक्खे शाही सिक्का है यह जैसलमेर का है। जैसलमेर के अंदर एक सिक्का और है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डोडिया सिक्का कहां पर चलता था? तो डोडिया सिक्का और अक्खे शाही सिक्के हैं यह जैसलमेर के अंदर चलते थे। एक और याद रखना है अक्खे शाही सिक्का एक अलवर के अंदर भी चलता था। अगला है झाड़ शाही सिक्का। झाड़ शाही जो सिक्का है यह राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। यह कथन है, यह जो ऑप्शन है यह सत्य है। झाड़ शाही जो सिक्का है यह जयपुर के अंदर मुगल काल है तब चलता था। ब्रिटिश काल के अंदर जयपुर के अंदर कलदार सिक्का है वह चलता था। ब्रिटिश काल के अंदर जयपुर के अंदर कलदार सिक्का है वह चलता था। अगला है विजय शाही बीकानेर, गज शाही जोधपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है यह असत्य है। विजय शाही सिक्के और गज शाही सिक्के हैं ये दोनों ही जोधपुर के अंदर चलते थे। अगला क्वेश्चन है राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? राव शाही जो सिक्के हैं यह चलते थे अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा।
अलवर के अंदर कौन कौन से सिक्के चलते थे? राव शाही सिक्का है वह चलता था, एक अखे शाही सिक्का जो जैसलमेर में भी चलता था, और यह अखे शाही नाम से एक अलवर में भी सिक्का है वह चलता था। अंग्रेजी पाववाना सिक्का, अंग्रेजी पाववाना सिक्का है, यह सभी सिक्के हैं यह अलवर के अंदर चलते थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? रामशाही, रावशाही, डोडिया, ये सभी। तो इनमें से रामशाही, रावशाही और डोडिया, इनमें से एक भी सिक्का है वह मेवाड़ राज्य का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। मेवाड़ राज्य के अंदर चलने वाले सिक्के हैं वह कौन कौन से थे? तो सबसे पहले है गादिया सिक्का। गादिया जो सिक्का है यह राजस्थान के मेवाड़ के अंदर चलता था। एक चलता था डींगला, डींगला सिक्का चलता था। भिंडरिया, नाथ द्वारिया, नाथ द्वारिया सिक्का, त्रिशूलिया, त्रिशूलिया सिक्का, भिलाड़ी, चित्तौड़ी, गादिया, ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, चित्तौड़ी, ये सभी सिक्के हैं यह मेवाड़ राज्य के थे। उसके बाद कुछ राजाओं के नाम से भी थे। एक तो भोपाल शाही सिक्का, भोपाल शाही, स्वरूप शाही, फतेह शाही, फतेह शाही, शाह आलमी सिक्का, ये सभी सिक्के हैं यह चलते थे मेवाड़ राज्य के अंदर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, एलची, एलची सिक्का। एलची जो सिक्का है यह जब अकबर हैं इन्होंने अधिकार किया था मेवाड़ पर, तब एलची सिक्का है वह मुगल सिक्का मेवाड़ राज्य के अंदर जारी किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। एक मेवाड़ के महाराणा है भीम सिंह है, मेवाड़ के महाराणा है भीम सिंह है। इन्होंने, इनकी एक बहन थी चंद्रकौरी, इनकी बहन थी चंद्रकौरी, इसकी स्मृति के अंदर इन्होंने मेवाड़ के अंदर कुछ सिक्के चलाए थे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है चांदोड़ी सिक्का। चांदोड़ी सिक्का है वह इन्होंने चलाया था। अठन्नी चवन्नी कुछ सिक्के हैं वह भीम सिंह द्वारा अपनी बहन चंद्रकौरी की स्मृति में चलाए गए थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है चांदोड़ी सिक्का है, यह आपको याद रखना। एलची सिक्का, अकबर ने जब मेवाड़ पर अधिकार किया उस समय यह मुगल सिक्का चलाया गया था मेवाड़ में, एलची। और गादिया, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, चित्तौड़ी और ये कुछ राजाओं के नाम से सिक्के हैं, यह सभी सिक्के हैं यह मेवाड़ राज्य के अंदर चलते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछवा शासक हैं इनके द्वारा चलाए गए थे झाड़ शाही सिक्के। ब्रिटिश काल में यहां पर चला था कलदार सिक्का, ब्रिटिश काल के अंदर चला था कलदार सिक्का, और मुगल काल के अंदर इन्होंने चलाए थे झाड़ शाही सिक्के। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमारक सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पंचमारक सिक्कों का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ था वह राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। पंचमारक जो सिक्के हैं इनका काल है वह 5वीं शताब्दी, 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व है वह इनका काल है वह माना जाता है। ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि आहत या जो पंचमारक सिक्के हैं इनका काल है वह कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय क्या है? प्राचीनतम पंचमारक सिक्के हैं इनका समय था 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है वह इनका काल था।
अगला क्वेश्चन है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ चलता था? आलमशाही मुगलिया जो सिक्का है यह राजस्थान के अंदर बीकानेर में चलता था। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान रानी ने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे? तो अजयराज की, चौहान शासक अजयराज की रानी सोमल देवी हैं, इन्होंने अपने नाम से सिक्के हैं वह चलवाए थे। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। इन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के हैं वह अपने नाम से चलवाए थे, सोमल देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्वरूप शाही मेवाड़ सही है, मदन शाही बीकानेर असत्य है, विजय शाही जोधपुर और झाड़ शाही जयपुर। मदन शाही सिक्का, मदन शाही जो सिक्का है यह चलता था कोटा के अंदर। कोटा जो राज्य है प्राचीन के अंदर, मदन शाही सिक्का है वह यहां चलता था। दो और इंपॉर्टेंट सिक्के हैं, गुमान शाही, मदन शाही, गुमान शाही, और एक है हाली सिक्का। ये तीनों सिक्के हैं यह कोटा के अंदर चलते थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? एलची जो सिक्का है यह अकबर हैं, इन्होंने जारी किया था। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डींगला, बिंडरिया और नाथ द्वारिया हैं। डींगला, बिंडरिया और जो नाथ द्वारिया हैं यह मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो यह था बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हैं, इनके काल में ऐसे सिक्के हैं वह चलते थे। महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर के अंदर ऐसे सिक्के चलते थे जिसमें एक तरफ विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी तरफ महाराजा का नाम है वह लिखा होता था। महाराजा का नाम है वह लिखा होता था। ये जो सिक्के हैं इनको गंगा शाही सिक्के कहा जाता था। गंगा शाही सिक्के कहते थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं इनके बारे में पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।